अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद शेख। कार्डियो टीवी की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसा टॉपिक कवर करें जो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। उमूमन हमारे चैनल पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीस और रमज़ान। रमज़ान में रोज़े कैसे रखें। आज जो हमारे साथ मेहमान है वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर नदीम नईम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ही इज़ ऑल्सो एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। ही इज़ मेडिकल एजुकेशनलिस्ट। आप उन्हें अक्सर बहुत ज़्यादा टीवी पे ऑलरेडी देखते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं। आइए सर को खुशामदीद करते हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर सर ऑन दिस प्रोग्राम। थैंक यू फॉर यू पीपल फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्ला सर। सर रमज़ान और रमज़ान के रोज़े सभी रखना चाहते हैं, तो ज़ियाबतीस के मरीज़ों में आप आज हमें बताइएगा कि किस तरह के मरीज़ रोज़े रख सकते हैं और कौन नहीं किसे नहीं रखना चाहिए। देखिए, ज़ियाबितस खुद एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी ऐसे मरीज़ को जिसको रोज़े रखने होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क कैटेगरीज़ में डाल के हमें ये डिसाइड करना होता है कि रोज़े रखने हैं मरीज़ को या नहीं रखने। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे मरीज़ जिनको ऑलरेडी शुगर है, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और उनके गुर्दे ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, उन मरीज़ों को हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आपने रोज़े नहीं रखने। दूसरा, वो ऐसे मरीज़ जिनको शुगर भी है और उनको दिल का प्रॉब्लम भी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, और वो भी अनकंट्रोल्ड है, ऐसे मरीज़ों को भी हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आपने रोज़े नहीं रखने। तीसरे वो मरीज़ होते हैं कि जिनकी शुगर गिर जाती है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं। ऐसे मरीज़ों को भी हम मना करते हैं कि आप रोज़े ना रखें। ये 3 तो ऐसी कैटेगरीज़ हो गई जो डायरेक्टली हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती हैं। ऐसे मरीज़ों को हरगिज़ रोज़े नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा क्या मरीज़ रोज़े रख सकता है या नहीं रख सकता, तो आइडियली होना तो ये चाहिए कि मरीज़ को जो भी उसका फ़िज़िशियन जो इलाज कर रहा है उसकी शुगर का, डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, 1 से डेढ़ महीना पहले अपने एंडोक्राइन का विज़िट करें। वो क्या करेगा, वो आपसे मुख्तलिफ़ सवाल पूछेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन देखेगा, आपकी शुगर का कंट्रोल देखेगा, उसके बाद वो आपका रिस्क स्कोर बनाएगा। इसमें इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, इसके अलावा डायबिटीज़ एंड रमज़ान स्टडी ग्रुप, दोनों ने मिलकर एक गाइडलाइन बनाई है और वो गाइडलाइन के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मरीज़ों का रिस्क स्कोर बनाया जाता है। रिस्क स्कोर बनाने के बाद क्या होता है, रिस्क कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हाई रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और लो रिस्क वाले मरीज़। हाई रिस्क वाले मरीज़ वो होते हैं जिनको हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। इंटरमीडिएट कैटेगरी वाले वो मरीज़ होते हैं जिनको हम एडवाइज़ करते हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि फिर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड करें, उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी मेडिसिन की सेटिंग करें और फिर उनको अलो कर दें। लो रिस्क कैटेगरी वाले वो मरीज़ होते हैं जिनको हम ईज़िली अलो कर सकते हैं। अब वो रिस्क कैसे बनता है, डेफिनेटली यहाँ बैठ के मैं जनरलाइज़ तौर पर नहीं बता सकता आप लोगों को कैसे बनता है। आपका फिजिशियन आपका रिस्क बनाएगा, आपकी हिस्ट्री को देख के, एग्जामिनेशन को, टेस्ट को देख के, उसके बाद वो आपको गाइड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। फिर उस कैटेगरी के हिसाब से आप रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते या काशियसली रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, यू हैव गाइडेड अस अमेजिंगली। आपने बहुत डिटेल में बताया। डॉक्टर साहब, अगर मरीज़ बाज़िद हो के रोज़ा रख ले और फिर क्या दीन में ज़रूर आप, क्योंकि डॉक्टर मरीज़ आपके पास आते होंगे, अगर उन्हें हाइपो में जाते हैं तो क्या फिर उन्हें रोज़ा तोड़ना भी चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इवन कोई ऐसा मरीज़ जो लो रिस्क कैटेगरी में भी मौजूद है, अगर वो ऐसी मेडिकेशन के ऊपर है जैसे इंसुलिन है या सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं जो कि शुगर को गिरा सकती है, क्योंकि देखिए रोज़े के अंदर 16 घंटे या 18 घंटे हम सब जानते हैं कि कुछ खाना पीना नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मरीज़ को काउंसल करते हैं कि अगर मरीज़ की शुगर अचानक से 70 से नीचे चली जाए या अगर मरीज़ की शुगर इस तरीके से मरीज़ को फ़ील हो रहा हो कि उसकी शुगर गिर रही है, फॉर एग्जांपल दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट होना, पसीना आना, हाथ कांपना शुरू हो जाना, और उस वक्त फिर मरीज़ ने अपनी शुगर चेक की, अगर मरीज़ की शुगर 70 से कम है तो इसमें उलमा का फतवा भी मौजूद है जो इसी गाइडलाइन में मौजूद है जिस गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको फ़ौरन रोज़ा अफ्तार कर देना चाहिए। या मैं रोज़ा तोड़ने का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा 60 डेज़ होता है। उलमा का फतवा मौजूद है, आप गाइडलाइन को ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं कि अगर इमरजेंसी की कंडीशन के अंदर आपको रोज़ा अफ्तार करना पड़े तो उसका कफ़ारा भी एक ही रोज़ा होता है जो आप बाद में रख सकते हैं। तो अगर आपको किसी वक्त भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी शुगर गिर रही है, आपने शुगर चेक करनी है, और हाँ, शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, ये सब के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूँ। अगर आपकी शुगर 70 से कम है तो फ़ौरन रोज़ा अफ्तार कर लेना है। अगर आपकी शुगर 70 से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है, उस सूरत में आपको फिर अपने सारे काम छोड़ देने हैं और आपको सुकून से बैठ जाना है रेस्ट की कंडीशन के अंदर, और आपको हर आधे घंटे बाद अपनी शुगर चेक करते रहनी है। अगर आपकी शुगर किसी वक्त भी 70 के आसपास आ रही है तो आप रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अगर 70 से ऊपर रहती है तो आप रेस्ट कंडीशन में रहें और अफ्तार का वेट करें। ये गाइडलाइन है जो हमें बताती है कि किस सूरत के अंदर रोज़ा अफ्तार करना है, किस सूरत के अंदर आपको रेस्ट करना है और किस सूरत में आपको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है।
तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा, डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि आपको अपने मालिक से पूछना बहुत ज़रूरी है। और अगर अगर आप खुदा न खास्ता रोज़ा रख लेते हैं और आप हाइपो में जाते हैं, जो सर ने निशानदेही आपको बताई है, तो ऐसी सूरत में आपको सिर्फ़ एक ही रोज़ा दोबारा रखना होगा। तो आप अपने मालिक से पूछ के रोज़े रखें। डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि हमारे यहाँ इफ्तार दस्तरखान बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वो तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, और साथ में फिर ज़ियाबतीस का होना भी। तो किस हद तक मरीज़ अपने आप को कंट्रोल करे और एक अच्छी इफ्तारी एक ज़ियाबतीस का मरीज़ कैसे करे? अच्छा, इसके अंदर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टडी जो कि वेस्ट से ही है वो कोट करूँगा। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद रमज़ान के अंदर हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया से डर रहे होते हैं। डेफिनेटली हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया से डर रहे होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब है शुगर का गिरना। लेकिन वो स्टडी ये बताती है कि रमज़ान में हाइपोग्लाइसीमिया से ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, यानी कि शुगर के बढ़ जाने का और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का। हमारे पास वही मरीज़ जो रमज़ान से पहले उन्हीं मेडिकेशन के ऊपर अच्छी HbA1c के साथ आ रहे होते हैं, वही मरीज़ रमज़ान के बाद उन्हीं मेडिकेशन के ऊपर बुरी HbA1c लेके आते हैं, यानी शुगर बढ़ने के साथ आते हैं। अब किस तरीके से शुगर बढ़ने को कंट्रोल किया जाए, जैसे हमें वैसे भी बताया गया है कि एतदाल बहुत ज़रूरी है। सहर हमेशा अच्छी करनी चाहिए, ये हमारे नबी पाक का भी हुक्म है। अफ्तार बहुत ज़्यादा हैवी जिस तरीके से हम लोग आजकल करते हैं, समोसे, पकोड़े, फिर उसके बाद फ्रूट की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद शरबत आ जाता है, उसमें भी 2 चमचे चीनी के डाले होते हैं हम लोगों ने। इस किस्म की अफ्तार ना सिर्फ आपकी शुगर के बढ़ाने का बायस बनती है, बल्कि इसके साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ाने का बायस भी बनती है। हम जो अपने मरीज़ों को गाइड करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप अफ्तार के अंदर एक पोर्शन फ्रूट का लें। एक पोर्शन का मतलब होता है कि आपने एक छोटा सेब ले लिया, या आपने 2 से 3 खजूरें ले ली, या एक छोटा केला ले लिया, या अगर आप फ्रूट चाट बनाने के शौकीन हैं तो आपने एक छोटी प्याली फ्रूट चाट की ले ली। ये एक पोर्शन कहलाता है जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसके साथ आप लस्सी ले सकते हैं। अगर आप लस्सी के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं, लेकिन चीनी अलाउड नहीं है। कोशिश करें कि अफ्तार को इससे ज़्यादा ना करें। एक पोर्शन हो गया, इसके साथ पानी जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं वो पी लें। अब आपका अफ्तार हो गया, उसके बाद आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आपको रात का खाना खाना है। अक्सर लोग रात के खाने को बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, स्पेशली अगर आप इंसुलिन के ऊपर हैं तो वो रात का खाना लेट करना भी ख़तरनाक हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आपने जो इंसुलिन लगानी है वो अफ्तार से पहले लगानी है। तो आपने अफ्तार से पहले इंसुलिन लगा लिया, आपने हल्का फुल्का अफ्तार किया, उसके बाद आप रात के खाने को अगर तरावी के बाद लेके चले जाएंगे तो आपकी शुगर गिरना शुरू हो जाएगी। तो हम अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि सेहर अच्छी करनी है, अफ्तार हल्की करनी है, मगरिब के बाद आपने रात का खाना खा लेना है। और ये और ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या सल्फोनाइल यूरियास ले रहे हैं। और उसके बाद जो स्नैक बचता है, जो हम रात को 11 बजे का कह रहे होते हैं, आप वो रात की जो आपकी तरावी होती है उसके बाद आप उस स्नैक को ले लें। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि नॉर्मल बंदा शुगर का मरीज़ एक दिन में 6 दफ़ा खाना खा रहा होता है, वही मरीज़ रमज़ान में भी एक दिन में एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा खाना ज़रूर खाए। सहर हो गया, अफ्तार हो गया, रात का खाना हो गया और रात 11 बजे का स्नैक हो गया। तो ये 4 दफ़ा खाना खाना ना सिर्फ आपकी शुगर को बढ़ने से रोकेगा, बल्कि आपकी मेडिसिन की सेटिंग को भी ज़्यादा आसान बना देगा। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 4 दफ़ा जो है वो आप मरीज़ खाना ज़रूर खाएँ। डॉक्टर साहब, अभी आपने ज़िक्र किया कि इफ्तार से पहले इंसुलिन अगर लगानी है तो लगाएं। तो मरीज़ों में अमूमन ये भी पाया जाता है खौफ कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो क्या एज नहीं, ये मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिशनर बात है। आपने देखें, जिक्र? इसके अंदर भी मुख्तलिफ फतवे जी जी जी। मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ना शुगर चेक करने से रोज़ा टूटता है, ना इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूटता है। ओके। रोज़ा तोड़ने के लिए कोई ऐसी चीज़ आपके जिस्म में जाना ज़रूरी है जो आपके जिस्म की एनर्जी को बढ़ाए, यानी जो रोज़े की असल रूह को ख़राब कर दे। चाहे वो आप खाने पीने के लिए ज़रिए ले रहे हैं, या इवन अगर आप इंजेक्शन के अंदर भी, अक्सर लोग मल्टीविटामिन के शौकीन होते हैं कि ये लगा दे वो लगा दे, उससे भी काफ़ी दफ़ा ये आ रहा है कि रोज़ा टूट जाता है। इंसुलिन ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके जिस्म में एनर्जी को बढ़ा रही है, वो तो आपकी मेडिसन है जो सबक्यूटेनियसली दी जा रही है। तो इंसुलिन लगाने से बिल्कुल इसमें क्लियर कट राय है कि रोज़ा नहीं टूटता। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी इंसुलिन जो नाश्ते से या रात के खाने से आधा घंटा पहले लगती थी, वो आप अफ्तार से फ़ौरन पहले लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही अज़ान हो जाए आप अफ्तार करना शुरू कर दें, और फिर आधे घंटे बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप अपना रात का खाना खा लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि आजकल डायबिटीज़ पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और घरों में लोगों को पता ही नहीं है कि उनके डायबिटीज़ के नंबर्स क्या, उनको को टेस्ट कराना है। तो अमूमन तौर पे क्या निशानियां हैं, कैसे मरीज़ों को ये पता चले कि वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अगर हम लेटेस्ट IDF एटलस की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में शुगर की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे है। अक्सर लोग समझते हैं कि तीसरे नंबर पे, एक्चुअली तीसरे नंबर पे नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ चाइना और इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, और इंडिया और चाइना की आबादी हमसे 4 गुना है। तो अगर हम प्रेवलेंस की बात करें, प्रेवलेंस का मतलब होता है कि 100 बंदों में कितने बंदों को शुगर है, तो कंपेरेटिव प्रेवलेंस में हम पूरी दुनिया में शुगर के उसके अंदर जो टोटल मरीज़ों के हिसाब से वो पहले नंबर पे है।
अब किस वजह से हम इस लेवल के ऊपर पहुँचे हैं और कैसे हमें पता चल सकता है कि हमें शुगर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्क्रीनिंग वर्ड का मतलब होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है और आप उसको पकड़ना चाहते हैं। तो सिम्टम तो बात की बात आएगी। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहता है कि आपका 10 साल का बच्चा, मैं बात नहीं कर रहा 30, 35, 40 साल के इंसान की, अगर आपका 10 साल का बच्चा ओबेस है, यानी उसका वज़न ज़्यादा है और वो एशियन है, जो कि हम सब एशियन हैं, तो 10 साल की उम्र से आपको शुगर की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये तो हम आगे बात करेंगे ना कि ये चीज़ हो तो शुगर चेक कर लें, ये चीज़ हो तो शुगर चेक कर लें। तो एक बहुत बड़ी दुनिया की डायबिटिक एसोसिएशन हमें ये रिकमेंड कर रही है कि आपको सिम्टम हो या ना हो, 10 साल की उम्र से टाइप 2 डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो 30, 35, 40 साल की कहानी तो ख़त्म हो गई। फिर भी कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो आपको कह सकते हैं कि आपको शुगर होने के चांसेस हैं? पुराने ज़माने में पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफीजिया कहा जाता था कि आपको ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो गई है, ज़्यादा आपका वज़न गिरना शुरू हो गया है, ज़्यादा भूख लग रही है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है। ये सिम्टम यूजुअली तब आते हैं जब आपकी शुगर हंड्रेड्स में चल रही होती है, 400, 500, या आप टाइप 1 के मरीज़ होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में अर्ली स्टेजेस में ये सिम्टम नहीं आते। जो मेजर सिम्टम आते हैं, थकन का होना, जिस्म में बार बार इन्फेक्शन का होना, बार बार जिस्म में बुखार का हो जाना, आपको हड्डियों के अंदर दर्द होना, वज़न आपका तेज़ी से बढ़ना या तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाना, ये एक वेग से सिम्टम है। यानी आपको नहीं लगता कि शुगर के सिम्टम है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो सबसे पहले इन्हीं सिम्टम्स के साथ आ रहे होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सिम्टम्स को भूल जाएँ। उसकी वजह है कि अगर स्क्रीनिंग की बात ये हो रही है कि आप 12 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे के अंदर बिना सिम्टम के स्क्रीनिंग करनी है, तो डेफिनेटली 30-35 ईयर एज के अंदर भी बिना सिम्टम के स्क्रीनिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि टेस्ट 100 रुपये का है। 50 या 100 रुपये के टेस्ट से आप चेक कर सकते हो। तो आप 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करें, रात का खाना खा के सो जाएं, सुबह को शुगर चेक कर लें। अगर आपकी शुगर नॉर्मल रेंज में आ जाती है तो 1 साल बाद दोबारा कर लीजिएगा। लेकिन अगर खुदा न करे अब नॉर्मल रेंज में आई है तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर के पास। राइट सर। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं तो हैरान हो गया हूँ आपकी बात सुन के कि पहले नंबर पे अब हम आ गए हैं, और इसमें आपने हमें ये भी बताया कि कैसे तशख़ीस की जाती है। डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोग अपनी दवाएं वक्त पे ना लें और उन्हें ज़ियादतीस भी है, तो फिर किन पेचीदगियों का मुस्तकबिल में जाके सामना करना होता है, ये भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा हार्श डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपने पेशेंट को यही कहता हूँ कि भाई अगर खुदकशी करनी है तो जाके कर लो, ये वाला तरीका ना करो, क्योंकि शुगर आपकी जान बाद में लेगी। पहले आपके गुर्दे ख़राब करेगी, उसके बाद आपको दिल का दौरा करेगी, उसके बाद आपको फालिज का हमला करेगी, उसके बाद रेटाइनोपैथी करेगी, आंखें ख़राब होंगी, उसके बाद आपके हाथों पैरों में जलन होने लगेगी और आपकी ज़िंदगी इज़ लाइक अ लिविंग हेल। बहुत बुरी चीज़ है शुगर अगर कंट्रोल ना की जाए, और बहुत ही हल्की बीमारी कह सकते हैं अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए। हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको पिछले 30-30, 35-35 साल से शुगर है। बहुत बड़े क्रिकेटर वसीम अकरम का नाम आपने सुना होगा, उनको भी शुगर है, वो इंसुलिन लगाते हैं और आज भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े हीरो हैं, उनको भी शुगर है, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो शुगर होने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। शुगर होने का मतलब ये है कि आपको ज़रा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना है और आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल करते हो। यहाँ ये सवाल नहीं है कि इंसुलिन लगानी है या मेडिसिन लेनी है या क्या करना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन टारगेट्स ज़रूर हासिल करने हैं। और टारगेट अगर आप हासिल करते रहेंगे तो अगले 50 साल 60 साल तक आपके गुर्दों के टेस्ट इवन उन लोगों के गुर्दों के टेस्ट से बेहतर होंगे जिनको शुगर नहीं है। तो अगर आपको शुगर है, मेरी रिकमेंडेशन, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपनी जान से प्यार करें। अपनी जान से प्यार करने का हुक्म भी दिया गया है, और अपनी शुगर को, अपनी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, टाइम पे मेडिसिन लेकर, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से मेडिसिन लेकर, और अपने डाइट चार्ट को फॉलो करके। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने डाइट चार्ट का जिक्र किया, तो हमें, हमारी आवाम को ऐसा लगता है कि सिर्फ चीनी मना है, लेकिन 4 रोटियां भी खा रहे होते हैं। तो एक अच्छी खुराक एक ज़ियादतीस के मरीज़ के लिए क्या होनी चाहिए विदाउट रमज़ान भी, इवन आप बताइएगा। आइडियली तो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होने चाहिए, हर पेशेंट की कैलोरीज को कैलकुलेट करना चाहिए, एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट होनी चाहिए जो आपको पूरा आपके हिसाब से प्लान बना के दे। लेकिन ज़ाहिर है कि हम जिस सेटअप में हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ लोगों के पास डॉक्टर की फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं है, तो वो बेचारे न्यूट्रिशनिस्ट की फ़ीस कहाँ से लाएंगे। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, हम जनरलाइज्ड अप्रोच अपनाते हैं, यानी कि एक ऐसी जनरल अप्रोच जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के ऊपर अप्लाई हो सके। सबसे पहले डेफिनेटली यही बताया जाता है कि आपको क्या नहीं खाना। जैसे अगर हम अपने कलमे की भी बात करें तो उसके अंदर भी यही आता है कि ला इलाहा सबसे पहले ना से शुरू होता है। सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपने किस चीज़ से परहेज़ करना है। तो मैं भी सबसे पहले यही बताऊंगा कि आपने किस चीज़ से परहेज़ करना है, और वो परहेज़ क्या है। चीनी बंद है, गुड़ बंद है, चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें बंद हैं, कलेजी बंद है। अक्सर लोगों को लगता है कि कलेजी बड़ी अच्छी चीज़ है, हालांकि कलेजी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल होता है। लोगों को लगता है कि शायद गुड़ बड़ा अच्छा है, गुड़ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होती है। लोगों को लगता है कि शहद बड़ा अच्छा है, शहद में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर शुगर होती है। तो इस फॉर्म के थ्रू मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें बंद है।
अच्छा, फिर खा क्या सकते हैं और किस क्वांटिटी में खा सकते हैं? आइडियली आपको कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करने चाहिए। आपका नाश्ता 15 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, जिसमें आप एक रोटी ले सकते हैं, पराठा बंद है बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, कभी कभी लिया जा सकता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ द वे नहीं जाता। एक रोटी, एक दरमियानी ब्रेड जिसमें चीनी नहीं डली हुई है, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है या वाइट ब्रेड है, दोनों में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन के लिए आप एक अंडा ले सकते हैं उबाल कर। अगर उबाल कर ले रहे हैं तो इवन आप जर्दी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राई या आमलेट बना रहे हैं तो आपको जर्दी निकालनी पड़ेगी। और एक चाय का या दूध का कप बिना चीनी के, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जा सकता है। ये एक जनरल नाश्ता है जो सब पाकिस्तानी करते हैं, एक शुगर का मरीज़ भी इसी तरीके से कर सकता है, बस इसमें चीनी नहीं डालनी। ठीक। अच्छा, सुबह 11 बजे अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे 15 ग्राम का स्नैक बड़ा ज़रूरी है। अब स्नैक से लोगों को लगता है कि शायद समोसे पकौड़ी स्नैक होता है, तो बेसिकली फ्रूट भी स्नैक होता है, ड्राई फ्रूट भी स्नैक होता है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लस्सी का गिलास भी स्नैक है, दही का कप भी स्नैक है। आप कोशिश करें कि आप अपने स्नैक्स को हेल्दी चीज़ों पर शिफ्ट करें, बजाय इसके कि आप बिस्किट उठा के खा रहे हैं या चाय का कप दोबारा सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे पी रहे हैं। तो इन हेल्दी चीज़ों में से कोई भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ ले सकते हैं। दोपहर का खाना भी वही 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। एक 35 ग्राम की चपाती जो कि चक्की के आटे की बनी हुई है, वो तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही शो करती है। उसके साथ आपने सालन ले लिया और थोड़ी सी सलाद ले ली। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो हो सकता है आपके कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा आगे पीछे आपके न्यूट्रिशनिस्ट या आपके डॉक्टर जो शुगर को मैनेज कर रहे हैं वो करें। शाम को 5 बजे का स्नैक ले लें। अगेन वही चीज़ें जो मैंने मॉर्निंग में बताई थी, उसमें से कोई भी चीज़ आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। रात का खाना रात को 8 बजे और रात को 11 बजे अगर आप दूध का गिलास पी लें तो ये एक जनरलाइज्ड अप्रोच हो जाएगी, जिसमें दिन में 5 से 6 दफ़ा खाना भी हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया से भी बच जाएंगे, आपको कैलोरीज भी मिल जाएंगी और विटामिन भी मिल जाएंगे। जो हमारे मरीज़ बड़े शौकीन होते हैं कि डॉक्टर साहब विटामिन नहीं लिखा, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आपके विटामिन से कहीं बेहतर विटामिन आपका खाना है। अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपको किसी विटामिन की, इवन चाहे आप शुगर के मरीज़ हैं, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, आपने हमें मरीज़ों से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आज के इस प्लेटफॉर्म में। हम आपसे चाहेंगे सर, जो मरीज़ के केयर टेकर्स होते हैं उनके लिए कोई क्लोजिंग मैसेज ज़रूर दें कि वो अपने मरीज़ का ख्याल कैसे रखें, चाहे वो किसी के वालिदैन हो या किसी के शौहर हो, आप या बच्चे भी, इवन सब को अपने किसी आपके इर्द गिर्द जो ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर की भी अगर कोई मरीज़ है तो उनका ख्याल कैसे रखें? सबसे पहले तो देखें, हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने मरीज़ को ही स्ट्रेंथन करें। अगर हमारा मरीज़ 80 या 85 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बूढ़े हमारे मरीज़ हैं तो एक अलग बात है, वरना 50, 60, 65 के मरीज़ को हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर पे डिपेंड ना किया जाए, इवन बहुत ज़्यादा अटेंडेंट्स पे भी डिपेंड ना किया जाए। मरीज़ को खुद अपनी केयर के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हमारे एजुकेशनल चार्ट्स बने हुए हैं, हमारे डाइट चार्ट बने हुए हैं, जो हम अपने हर मरीज़ को प्रोवाइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आपके डॉक्टर ने जो आपको एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया है, घर जाके पहला काम ये करें कि उसको उठा के फेंके नहीं, उसको 3 से 4 दफ़ा पढ़ लें। उसमें हर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी शुगर को गिरने से बचा सकती है, बढ़ने से बचा सकती है, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है, किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए मददगार होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से जितने सवाल आपके जहन में हैं पूछें। उसके बाद जो रिटन मटेरियल उन्होंने दिया है, खुदा करे उसको घर जाके ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। शुगर के स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं। अगर अचानक से शुगर बढ़ जाती है तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है आपने, अनलेस कि शुगर 500, 600 हो जाए तो एक अलग बात है। 300, 350, 400 शुगर फ़ौरन कोई डैमेज पैदा नहीं करती है, तो पैनिक होकर घबरा के इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इजी फील करें, आप अपने डॉक्टर के पास अगले दिन चले जाएं और जाके उसको बताएं ताकि वो शुगर को मैनेज करे। शुगर अगर हाइपो में जा रही है तो ये इमरजेंसी है, ये एक्यूट इमरजेंसी कहलाती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके मरीज़ को बेहोशी तारी हो रही है या धड़कन तेज़ हो रही है या पसीना आ रहा है या घबराहट हो रही है, अगर आप शुगर चेक कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हाइपो वर्ड का मतलब होता है 70 से कम। लोगों को नहीं आइडिया होता, लोग 90 के ऊपर भी जो है ना वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया और भागना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्ड हाइपो का मतलब है 70 से कम। अगर शुगर 70 से कम है, आप उस वक्त जो भी मीठी चीज़ दे सकते हैं, चाहे आप चीनी का चम्मच दे दें, शहद का चम्मच दे दें, शरबत का गिलास दे दें, जो भी मीठी चीज़ दे सकते हैं फ़ौरन अपने मरीज़ को दे दें। 15 मिनट बाद दोबारा चेक कर लें। अगर स्टिल शुगर 70 से कम है तो यही चीज़ रिपीट कर लें। अनकॉन्शियस पेशेंट, बेहोश पेशेंट के अंदर कोशिश ना करें उसको कोई चीज़ पिलाने की। उसका रीज़न ये होता है कि उसके अंदर फिर एस्पायरेशन होना, फिर एस्पायरेशन नमूनिया होने के चांसेस होते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट को आइडियली लेके फ़ौरन हाइपोग्लाइसीमिया वाले को इमरजेंसी में जाना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी दूर है तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप चीनी का कोई भी शरबत बना के या कोई शहद लेके अपनी उंगली पे लेके आप मरीज़ के लिप्स के ऊपर लगाएं और जितना उसका मुंह खुल सकता है आप उसका ये जो एरिया म्यूकोजा है ना यहाँ पे लगा दें ताकि वो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाए। लेकिन आइडियली अनकॉन्शियस पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूँ कि उसको पिलाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो वो हाइपोग्लाइसीमिया तो दूर की बात है, पेशेंट फिर एस्पायरेशन नमूनिया के साथ जाके आईसीयू में एडमिट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर।
नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम हमारे अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा कि रमज़ान में मरीज़ रोज़े कैसे रख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस अहम मौजू पे आज बात की। इस मैसेज को मुझे लगता है रमज़ान शुरू होने से पहले आपको अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को ज़ियाबतीज़ है ज़रूर पहुंचाना चाहिए और उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए वो आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम।